अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम म्यूटेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं कि ये एक उर्दू लैंग्वेज वीडियो है। इंग्लिश के साथ साथ उर्दू लैंग्वेज में वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट तौर पर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और कॉलेजेस तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, वो इन उर्दू वीडियोस के ज़रिए से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और इन टॉपिक्स को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। इस तरह से ये वीडियोस उनकी एजुकेशनल कमी को बेहतर तौर पर पूरा कर सकती हैं और एक टीचर की गैर मौजूदगी का एहसास भी नहीं दिलाएंगी। क्योंकि चंद एक स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मुझे ब्रीफ किया है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए उर्दू वीडियोस तैयार करूँ, जिससे आप इन टॉपिक्स को बेहतर तौर पर समझकर खुद अपने वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे हमारा भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को साइंस एजुकेशन प्रोवाइड करने का शौक पूरा हो जाएगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जो कि म्यूटेशन है। म्यूटेशन सादा अल्फाज में चेंजेस होती हैं, यानी तब्दीलियाँ होती हैं, वेरिएशंस होती हैं, जो कि डीएनए, क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स पर मौजूद जीन्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स में पाई जाती हैं। यानी सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि म्यूटेशंस डीएनए में पाई जाने वाली चेंजेस या डीएनए से तैयार होने वाले क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमोसोम्स पर मौजूद जीन्स वगैरह की साख्त में जो तब्दीलियां पैदा होती हैं, जो वेरिएशंस पैदा होती हैं, इन्हें म्यूटेशंस कहते हैं। ये म्यूटेशंस बुरी भी हो सकती हैं या अच्छी भी हो सकती हैं, यानी ये जिस्म को फायदा भी पहुंचा सकती हैं या फिर जिस्म को नुकसान पहुंचाने का बायस भी बन सकती हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। याद करें कि जब डीएनए ट्रांसक्राइब होता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से गुजरता है और इस प्रोसेस से गुजरते हुए उसे मैसेंजर आरएनए तैयार करना होता है, तो हो सकता है कि इस मैसेंजर आरएनए कॉपी तैयार करने के दौरान डीएनए में कुछ चेंज हो जाए, यानी एक बेस जैसे कि नाइट्रोजनस बेस एडिनिन अटैच होनी हो, लेकिन उस एडिनिन की बजाय वहाँ पे अगर सी बेस अटैच हो जाए तो ये एक चेंज होगा, यानी ये एक तब्दीली होगी जो कि इस डीएनए स्ट्रक्चर में चेंज पैदा होने के नतीजे में मैसेंजर आरएनए में पैदा हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद इस मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड को ट्रांसलेशन प्रोसेस से पास आउट होना होता है और इस ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार करता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोसेस होती है, यानी फाइनलाइज शक्ल अटेन करती है और इसके बाद ये एक प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोटीन फिर बॉडी सिस्टम में दाखिल हो जाती है ताकि वो बॉडी ऑर्गन्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेंटेन कर सके। इस तरह से ये आपको और हमें तैयार करने के लिए, हमारे बॉडी सिस्टम में फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बॉडी ऑर्गन्स में दाखिल हो जाती है। इस तरह से अगर हमारे डीएनए में कोई चेंज, कोई तब्दीली वाकई हो जाती है तो ये तब्दीली जो कि एक नाइट्रोजनस बेस की तब्दीली हो सकती है या एक न्यूक्लियोटाइड की, ये तब्दीली मैसेंजर आरएनए को भी तब्दील करने का बायस बनती है और इस तरह से ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान फाइनली ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन में भी तब्दीली की वजह बनता है। इस तरह से ये चेंज प्रोटीन आपको, हमें, हमारे बॉडी सिस्टम को भी चेंज कर सकती है, यानी हमारे बॉडी सिस्टम के फंक्शन को चेंज कर सकती है। इस तरह से ये चेंजेस बॉडी फंक्शनिंग के लिए फायदेमंद भी हो सकती हैं या नुकसानदेह भी हो सकती हैं। इन म्यूटेशंस की तीसरी और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इस अर्थ पर हैरत अंगेज डाइवर्सिटी क्रिएट करने का बायस भी बन सकती हैं। तमाम डाइवर्सिटी जो हमारे इस प्लानिट अर्थ पर मौजूद है, क्योंकि हमारे इस प्लानिट अर्थ पर तमाम जिंदगी ने जब म्यूटेट करना शुरू किया, यानी तब्दील होना शुरू किया, तो वो इस म्यूटेशन की वजह से ही था जो डीएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स वगैरह में पैदा हो जाती हैं। इस तरह से ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स ने अपनी बॉडीज को बेहतर तौर पर अडेप्ट कर लिया ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा एडाप्टेशंस पैदा कर सके और खुद को अपने माहौल के मुताबिक बेहतर तौर पर ढाल सके। नेक्स्ट हम म्यूटेशन की एक इम्पोर्टेंट टाइप पॉइंट म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। पॉइंट म्यूटेशन बेसिकली न्यूक्लियोटाइड चेन में, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में पैदा होने वाली चेंजेस होती हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड चेन टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे न्यूक्लियोटाइड लेक्चर को सर्च कर सकते हैं, जिसमें आप न्यूक्लियोटाइड को ज्यादा बेहतर तौर पर और वजाहत से समझ सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन तीन वजूहात की बिना पर हो सकती है, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड, एक जीन या एक क्रोमोसोमल पार्ट की रिप्लेसमेंट, एडिशन या डिलीशन के नतीजे में हो सकती हैं, जिन्हें हम बाद में वजाहत से डिस्कस करेंगे। आइए अब हम पॉइंट म्यूटेशन की फर्स्ट टाइप को देखते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन में तमाम बेस पेयर्स जो कि एक डीएनए स्ट्रैंड में मौजूद होते हैं सेम
होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास मौजूद इस डीएनए स्ट्रैंड में तमाम बेस पेयर्स अकॉर्डिंग टू कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग सेम है, लेकिन एक पॉइंट पर डीएनए ने थायमीन की जगह पे साइटोसिन कैरी की हुई है। इस तरह से ए बेस के साथ थायमीन टी बेस का पेयर बनता है, लेकिन जब थायमीन की बजाय साइटोसिन बेस पेयर बनाएगी तो ये सब्स्टिट्यूशन बेस पेयर होगा, यानी एक बेस की एक दूसरी बेस के साथ रिप्लेसमेंट होगी, तब्दीली होगी। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगी। ये एक बुरा चेंज होगा क्योंकि ये बॉडी में फायदा नहीं देता, बल्कि फायदे की बजाय बॉडी में इसका नुकसान होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ अपना पेयर बनाती है, जबकि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ अपना पेयर बनाती है। इसी तरह से साइटोसिन भी हमेशा गुआनिन के साथ ही पेयर बनाएगी, थायमीन भी हमेशा एडेनिन के साथ ही अपना पेयर बनाएगी। लेकिन जब एक नाइट्रोजनस बेस अपने कम्प्लीमेंट्री पेयर के साथ अटैचमेंट की बजाय उसके अपोजिट नाइट्रोजनस बेस के साथ अपना पेयर बनाए, मिसाल के तौर पर एडेनिन गुआनिन या साइटोसिन के साथ यानी अपोजिट बेसिस के साथ अपना पेयर बना ले, तो ये सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगी। या थायमीन गुआनिन या साइटोसिन के साथ अपना पेयर बना ले बनिस्बत इसके कि ये एडेनिन के साथ अपना पेयर बनाए। इसी तरह से ये रूल गुआनिन और साइटोसिन के लिए भी अप्लाई होता है कि ये आपस में पेयर बनाने की बजाय अपनी अपोजिट बेसिस यानी एडेनिन या थायमीन के साथ अपना पेयर बनाए, तो ये सब्स्टिट्यूशन पॉइंट म्यूटेशन होगी। इसीलिए हर सेल के पास डीएनए में इस तरह के चेंजेस के लिए प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूशन से तैयार होने वाली प्रोटीन्स डीएनए की कारकर्दगी को अफेक्ट करती हैं और इसकी एफिशिएंसी को मुतासर करती हैं। ये प्रोटेक्शन एंजाइम्स की सूरत में होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एडेनिन बेस साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। हमें मालूम हो जाता है कि कोई बेस गलत अटैच हो गई है और डीएनए रीडिंग गलत तरीके से रीड हो रही है। इस गलत रीडिंग को सही करने के लिए एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये एंजाइम्स आएंगे और इस गलत नाइट्रोजनस बेस के साथ आकर अटैच हो जाएंगे, जिसके नतीजे में ये साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस कट जाएगी और इसकी जगह पर थायमीन नाइट्रोजनस बेस आकर अटैच हो जाएगी। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम्स इस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर एक साइड पर सी नाइट्रोजनस बेस है जबकि दूसरी साइड पर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस अटैच है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इस एडेनिन को रिमूव कर दिया जाए और सी के साथ जी का पेयर बना दिया जाए, जो कि साइटोसिन गुआनिन का पेयर होगा। इस तरह से डीएनए के पास 50% टाइम होता है कि वो रॉन्ग लेटर को रिप्लेस कर दे। अगर वो लेटर जीन के अंदर मौजूद नहीं है तो ये कोई बिग डील नहीं होगी, लेकिन अगर ये लेटर जीन में मौजूद हो जहां हम प्रोटीन्स बनाने के लिए एक्चुअली अमीनो एसिड्स तैयार कर रहे हैं, तो ये एक ह्यूज डील हो सकती है और ये सब सब्स्टिट्यूशन में होता है। स्टूडेंट्स, पॉइंट म्यूटेशन एक मखसूस तरीकेकार से जाहिर नहीं होती, बल्कि ये रैंडमली होती है। यानी जनरेशन के कुछ अफराद में वकूफ़-ज़ीर होती है जबकि कुछ अफराद में वकूफ़-ज़ीर नहीं होती। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं कि अगर एक स्पेसिफिक ट्रेट एक जनरेशन के सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर में पाई गई है, तो मुमकिन है कि वो इस स्पेशल कैरियर की नेक्स्ट जनरेशन के किसी मेंबर में मुंतकिल हो या ना हो, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के बाज मेंबर्स इस म्यूटेशन को कैरी कर सकते हैं और बाज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम इंसर्शन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान कुछ ऐसे केमिकल्स और रेडिएशंस एक्ट करते हैं जो डीएनए को इस तरह से ब्रेक करने और सेपरेट करने का बायस बनते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट से डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक स्ट्रैंड ब्रेक करती है। डीएनए में कुछ प्रोटीन्स ऐसी पाई जाती हैं जो इस ब्रोकन पार्ट को अच्छी तरह से फिक्स कर सकती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये प्रोटीन्स डीएनए को इस तरह से फिक्स करती हैं कि उन्हें एक्चुअली एक नया लेटर या एक नई बेस ऐड करनी पड़ती है। अब ये स्ट्रैंड टोटली फाइन है क्योंकि हमने इसमें एक नया लेटर या एक नई बेस ऐड कर दी है। जब इस किस्म का सेल रेप्लिकेटेड होता है यानी अपनी एक कॉपी तैयार करता है, तो अब इसकी डीएनए स्ट्रैंड के पास एक एक्स्ट्रा लेटर होगा जो कि एक एक्सटर्नल लेटर होगा। ये एक्सटर्नल लेटर पूरी डीएनए चेन को शिफ्ट ओवर कर सकता है और वो तमाम प्रोटीन्स जो इस डीएनए के कोड्स के मुताबिक तैयार की जाएगी, इस डीएनए की हिदायत के मुताबिक तैयार की जाएगी,
उन्हें भी सिक्रियोप कर देगा। ये सारा प्रोसेस इंसर्शन के दौरान अमल में लाया जाता है, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस की, एक न्यूक्लियोटाइड की, एक जीन की या फिर एक क्रोमोसोमल पार्ट की इंसर्शन हो सकती है। इंसर्शन प्रोसेस की इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 4 और 20 ये अपनी असल फॉर्म में मौजूद हैं। यहाँ से क्रोमोसोम नंबर 4 से ये पार्ट कट आउट होता है और ये जाकर इस क्रोमोसोम नंबर 20 के साथ अटैच हो जाता है इस पॉइंट पे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ से यही वाला क्रोमोसोमल पार्ट रिमूव हो गया है और ये जाकर क्रोमोसोम नंबर 20 के साथ अटैच हो गया है, यानी वहां पे जाके इंसर्ट हो गया है। तो ये इंसर्शन की एक डायग्राम है जो कि क्रोमोसोम नंबर 4 और क्रोमोसोम नंबर 20 के दरमियान होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि एक म्यूटेशन को काज कर सकती है, डिलीशन है। डिलीशन के दौरान भी बिल्कुल इंसर्शन की तरह केमिकल्स और रेडिएशंस एक्ट करते हैं, जो कि हमारे एक न्यूक्लियोटाइड को या न्यूक्लियोटाइड में मौजूद किसी एक बेस को लॉस करने की वजह बनते हैं और इस तरह से हम उस स्पेशल बेस को या फिर उस न्यूक्लियोटाइड को या फिर क्रोमोसोमल पार्ट को मिस कर देते हैं। तो जब डीएनए इस लॉस्ट पार्ट को फिक्स करने के लिए ट्राई करता है तो ये खुद पर फोल्ड हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीशन के नतीजे में एटी पेयर में से ए नाइट्रोजनस बेस लॉस होने के नतीजे में ई बेस सिंगल ही रह जाती है और इस तरह से ए बेस डिलीट हो जाती है, जो कि इन केमिकल्स और रेडिएशंस के नतीजे में डिलीट हो गई है। तो जब डीएनए इस बेस को फिक्स करने के लिए ट्राई करता है, कोशिश करता है, तो यहाँ से ये डीएनए खुद पर फोल्ड हो जाएगा। इस फोल्डिंग का रीजन ये है कि डीएनए ने अपनी एक बेस या अपना एक न्यूक्लियोटाइड लॉस कर दिया है, मिस कर दिया है, जिसे हम डिलीशन कहते हैं। अगर हम इस फोल्डिंग साइड से डीएनए की कॉपीज तैयार करने लगे तो एटलीस्ट हम एक लेटर, एक न्यूक्लियोटाइड या एक जीन के बहुत बड़े पोर्शन को मिस कर देंगे, जाया कर देंगे। इस तरह से हमारे पास बिग चेंजेस या बेसिकली लार्ज स्केल चेंजेस पैदा हो सकते हैं और ये चेंजेस माइटोसिस या मियोसिस के दौरान हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली अब हम जो करने जा रहे हैं वो एक लेटर लॉस करने की बजाय एक जीन को या एक क्रोमोसोमल पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक मुकम्मल क्रोमोसोम मौजूद है, लेकिन अगर हम इस क्रोमोसोम के एक बिग पोर्शन को या उन तमाम जीन्स को जो इस पार्ट में मौजूद होंगे लॉस कर दें तो ये डिलीशन प्रोसेस होगा, जबकि बाकी का क्रोमोसोमल पार्ट दोबारा से अपर पार्ट के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास ये रिजल्टेंट क्रोमोसोम हासिल होगा। इस तरह से हम क्रोमोसोम के एक ह्यूज चंक को कर देते हैं जिस पर हजारों नहीं तो सैकड़ों जीन्स मौजूद होते हैं। फोर्थ स्टेप पर हम जिस पॉइंट म्यूटेशन टाइप को अंडरस्टैंड करेंगे वो डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन प्रोसेस, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये एक प्रोसेस को, एक काम को डुप्लीकेट करता है, यानी रिपीट करता है, दोहराता है। डुप्लीकेशन प्रोसेस सेल साइकिल के एस फेज के दौरान अमल में लाया जाता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम है, जबकि दूसरी जानिब हमारे पास वो क्रोमोसोम है जो डुप्लीकेटेड रीजन को शो कर रहा है। हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्रोमोसोम का ये स्पेशलाइज्ड रीजन सेकंड क्रोमोसोम में 2 दफा रिपीट हो रहा है, यानी 2 दफा रिपीट होकर आ रहा है। तो इस 2 दफा की रिपीटेशन को, जो कि एक क्रोमोसोमल पार्ट की, कुछ जीन्स की या एक क्रोमोसोमल आर्म की रिपीटेशन होगी, इसे हम डुप्लीकेशन कहेंगे। ये क्रोमोसोमल पार्ट एक क्रोमोसोम में 2 दफा रिपीट होकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम इन्वर्जन पॉइंट म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। इन्वर्जन पॉइंट म्यूटेशन को हम इस डायग्राम की मदद से बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट क्रोमोसोम को देखते हैं जो कि हमारे पास एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, लेकिन सेकेंड क्रोमोसोम में हमारे पास फर्स्ट क्रोमोसोम की इस राइट आर्म की क्रोमोसोम के अंदर मौजूद जीन्स की तरतीब उलट हो गई है। फर्स्ट क्रोमोसोम में ये तरतीब ऊपर को शिफ्ट हो रही है, लेकिन सेकंड क्रोमोसोम में नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी क्रोमोसोमल तरतीब उलट हो गई है, एक दूसरे की अपोजिट हो गई है। तो इन्वर्जन प्रोसेस में जीन्स ना तो ऐड होते हैं और ना ही लॉस्ट होते हैं, बल्कि सिर्फ क्रोमोसोमल पार्ट की या जीन्स वगैरह की तरतीब ही उलट होती है। इन्वर्जन म्यूटेशन जानदारों के लिए मोहलिक नहीं होती। आखिर में हम ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोसेस बहुत से जानदारों में होने के अलावा इंसानों में भी वकूफ-पज़ीर होता है। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस को हम इस डायग्राम की मदद से ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, जिसके दौरान एक क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोमल पार्ट या एक चंक किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ अपनी जगह तब्दील कर लेता है, यानी अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, और दूसरा क्रोमोसोम पहले वाले क्रोमोसोम के साथ अपना क्रोमोसोमल पार्ट या अपना चंक या जीन्स वगैरह चेंज कर लेता है। इस तरह से दोनों क्रोमोसोम्स अपने अपने क्रोमोसोमल पार्ट्स, कुछ जीन्स या फिर एक चंक
वगैरह को खुद से अलग कर देंगे और अपने अपोजिट क्रोमोसोम की तरफ भेज देंगे। इस तरह से अलग हुए क्रोमोसोमल पार्ट्स अपने अपोजिट क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। ये ट्रांसलोकेशन है जो कि दो क्रोमोसोम्स के दरमियान वकूअ पज़ीर होती है। आई होप कि आप ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जो कि दो क्रोमोसोम्स के दरमियान वाक़ई हो रही है। इसमें एक क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोमल पार्ट अलग होता है और दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है, जिसके बदले में दूसरे क्रोमोसोम का भी क्रोमोसोमल पार्ट अलग होता है और जाकर पहले वाले क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह से बहुत बड़ी तादाद में डिफरेंट म्यूटेशंस होती हैं जो कि क्रोमोसोम्स में मौजूद होती हैं, लेकिन ये म्यूटेशंस हर ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती, बल्कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें इनमें से किसी न किसी तरह की म्यूटेशंस मौजूद होती है। ज्यादातर इम्कान ये होता है कि वो क्रोमोसोम्स जो एक जानदार आगाज में अपने अंदर रखते हैं चेंज हो जाएं, यानी म्यूटेट हो जाएं। तो म्यूटेशन के नतीजे में डीएनए में चेंजेस पैदा हो जाती हैं। कुछ म्यूटेशंस अच्छी होती हैं जो कि एक जानदार को अपने माहौल के मुताबिक ढालने में मदद देती हैं, यानी वो उस जानदार को इस काबिल कर देती हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को इनेबल कर ले। लेकिन कुछ म्यूटेशंस हार्मफुल होती हैं जो कि एक जानदार को अपने माहौल के अकॉर्डिंग ढलने नहीं देती और यूं फेवरेबल इन्वायरमेंट ना मिलने के बायस ऑर्गेनिज्म डाई कर सकता है। ये तमाम चेंजेस डीएनए में होते हैं जो कि मियोसिस और माइटोसिस दौरान होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा हमें लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल के निशान को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह से हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहेगा। थैंक यू।